नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो प्रश्न दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम है नज़दीक दोस्तों, बिहार पुलिस का, ALP टेक्नीशियन का, बिहार SSC का, MTS SSC CGL, इसमें से दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सभी एग्ज़ाम में दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों इसमें जितने भी आपको सामान्य अध्ययन के प्रश्न मिलेंगे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। इसीलिए साथी इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिए और वीडियो के अंत में दोस्तों अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है। ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको CO2 बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा CO2 गैस को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस का नाम बताइए तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोलिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों इसको बोला जाता है हास्य गैस, यानी हंसाने वाली गैस बोला जाता है। इसका सूत्र होता है N2O बोलिएगा। इसका सूत्र होता है लाफिंग गैस का सूत्र है साथी N2O, इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। अगर हम दोस्तों ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन का खोज सीले और प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% के आसपास पाई जाती है। दोस्तों अगर नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% के आसपास पाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कुरकुरे सब में या आलू की चिप्स की थैली में तो कौन गैस भरी रहती है तो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N और परमाणु क्रमांक होता है 7। इतने बात दोस्तों आप इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। कहता है इनमें से दोस्तों जो तत्व ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है उसका नाम बताइए। क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम और नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर आयोडीन हो जाएगा। दोस्तों आयोडीन याद रखिएगा साथी चमकीला होता है। कैसा होता है यह? चमकीला होता है। आयोडीन ठोस होता है। क्लोरीन का बात करते हैं दोस्तों तो इसका प्रतीक बोलिएगा Cl, परमाणु क्रमांक 17 होता है। हीलियम दोस्तों अगर बात करते हैं तो हीलियम का प्रतीक He, परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है। शुष्क सेल में एनोड में कहता है क्या होता है? जस्ता होता है, यानी याद रखिएगा जिंक होता है। दोस्तों जिंके को जस्ता बोला जाता है। इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो Zn बोलिएगा। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 30 होता है। तांबा दोस्तों इसी को कॉपर बोला जाता है, याद रखिएगा। कॉपर का प्रतीक होता है Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है कॉपर का। अगर दोस्तों हम ग्रेफाइट का बात करते हैं तो ग्रेफाइट को साथी काला शीशा कहा जाता है। ग्रेफाइट को याद रखिएगा। ग्रेफाइट दोस्तों होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। उस तत्व का दोस्तों नाम है ऑक्सीजन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर हम कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन है दोस्तों अधातु होता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन की संयोजकता पूछा जाता है, आप 4 बताइएगा।
कार्बन की संयोजकता। हाइड्रोजन का बात करते हैं तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व का तो इसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को बोला जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इतने बात आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न साथी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही हम आपको उसी प्रकार के प्रश्न हर एक दिन करवाते हैं जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? उस धातु का नाम है साथी क्या? एल्यूमिनियम। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रतीक का बात करते थे Al, परमाणु क्रमांक इसका 13 हो जाता है। दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए तो बॉक्साइट बोलिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है। बॉक्साइट का अगर सूत्र दोस्तों आपसे पूछा जाए तो Al2O3 इंटू H2O बोलिएगा। यह होता है बॉक्साइट का अणुसूत्र। सोडियम का बात करते हैं तो दोस्तों सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11 बोलिएगा। सोडियम धातु को दोस्तों चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे दोस्तों चाकू से 3 धातु को काटा जा सकता है, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। तीनों धातु मुलायम धातु होती है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सिल्वर दोस्तों जिसको याद रखिएगा चांदी बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Ag, परमाणु क्रमांक 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो सिल्वर यानी चांदी बोलिएगा। अगर दोस्तों उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो पारा यानी मरकरी बोलिएगा, जिसका प्रतीक Hg होता है। कैल्शियम का अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है, परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस कहता है फुटबॉल के ब्लेंडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? उस गैस का आपसे नाम पूछा जा रहा है तो दोस्तों उस गैस का नाम हो जाएगा H2। याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? पृथ्वी की संरचना में दोस्तों पूछा जाए तो ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं। सिलिकॉन का बात करते हैं तो प्रतीक होता है Si, परमाणु क्रमांक 14 होता है। और दोस्तों आप याद रखिएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की IC चिप बनाने में, इसका प्रयोग किया जाता है किसका? सिलिकॉन का। मैग्नीशियम का बात करते हैं तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, इसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12 होता है। आयरन का बात करते हैं दोस्तों इन्हीं को लोहा बोला जाता है, प्रतीक बोलिएगा Fe, परमाणु क्रमांक 26। और रक्त में दोस्तों मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था उपादान कीमत निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? दोस्तों यह किसका सिद्धांत कहा जाता है? तो कार्य मूलक वितरण। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ह्रासमान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? यह नियम दोस्तों किस पर लागू होता है?
ए नंबर में दिया गया सभी क्षेत्र, बी में दिया गया औद्योगिक क्षेत्र, सी में दिया गया कृषि क्षेत्र, डी में दिया गया है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब सभी क्षेत्र हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा सेवा क्षेत्र दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न का था उत्पादन के एक घटक की मांग है, इसका अगर मांग बोला जाए तो व्युत्पन्न बोलिएगा। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक कर लीजिएगा और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता किसके अंतर्गत खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार स्थितियों की संपूर्ण जानकारी होगी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ दिया गया, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है यदि पूर्ति वक्र उद्गम से गुजरती हुई एक सीधी रेखा है तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, इकाई के बराबर होगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है इकाई कीमत लोचदार मांग वक्र किसे स्पर्श करेगा। दोस्तों यह किसको स्पर्श करेगा, न तो कीमत अक्ष और न ही परिणाम अक्ष। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साथ ही उसी दर पर गिरती है सीमांत लागत भी। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न कहता उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान यानी अधिशेष कहता अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी। किस प्रकार दोस्तों इसकी आपूर्ति होगी, तो पूर्ण विलोच होगा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दोस्तों उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है। उत्पादन फलन दोस्तों किसके बीच याद रखिएगा कहता है संबंध है, तो साथ ही यह है आपको उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंध है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का था उत्पादन का संबंध किससे है। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। कहता उत्पादन का संबंध दोस्तों किससे है, तो इसका संबंध है उपयोगिताओं का सृजन से। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री किस स्थिति में आम बात है। दोस्तों कौन स्थिति में, तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो गोबी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ऑप्शन कहता है अपना भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी पूछा जाए तो आप कैनबरा बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है और साथ ही कंगारुओं वाला देश भी ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है मकर रेखा, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन
कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है दोस्तों। अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ लाइन आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर बोत्सवाना हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन द्वीप जो है दोस्तों कहता है इस 4 ऑप्शन में से यह कहाँ स्थित है? अपना भारत में स्थित है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों का क्या नाम है? दक्षिणी अफ्रीका के दोस्तों घास के मैदान का नाम है वेल्डस घास। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मासाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? दोस्तों यह किन देश की जनजाति है? तो केन्या देश की जनजाति है अगर मासाई का हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कहता 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है? किन किन देशों के बीच दोस्तों सीमा रेखा है? 49वीं समांतर रेखा पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा बोलिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों 49वीं समांतर रेखा से आप याद रखिएगा यह सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा अगर पूछा जाए, सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय रेखा, तो आप बोलिएगा 49वीं समांतर रेखा है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता कौन से 2 देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन 2 देश दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते, फ्रांस और इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? दोस्तों यह कौन देश में उगाई जाती है? तो मिस्र देश में इसे उगाया जाता है। अगर हम दोस्तों कपास का बात करते हैं तो कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा दोस्तों है भारत में, साथ ही 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो कहता भूबंध है? कौन सागर है दोस्तों? तो उस सागर का नाम है अरल सागर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? तो बेल्जियम को दोस्तों बोला जाता। साथ ही अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है क्वेश्चन संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह कौन सा देश है? इस प्रश्न का सही जवाब साथी ऑप्शन बी में दिया गया है इंडोनेशिया। अगर इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछा जाए तो जकार्ता बोलिएगा। और दोस्तों इंडोनेशिया की नई राजधानी अगर पूछा जाए आपसे तो नुसंतारा बोलिएगा। साथ ही इसका नई राजधानी सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए तो आप इंडोनेशिया लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? दोस्तों किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, मलेशिया हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है?
यानी प्रिंट किया जाता है। कहाँ दोस्तों किया जाता है? तो इसको किया जाता है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कोलकाता का बात करते हैं तो कोलकाता को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। कोलकाता साथी किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता शहर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथी यह स्थित है देहरादून में स्थित है। दोस्तों अगर हम लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगर लखनऊ का बात करते हैं, दिल्ली दोस्तों याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों याद रखिएगा यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? कौन राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेश का प्रतिशत है। साथी इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। 25% से कम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय वानिकी संस्थान कहता है भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है देहरादून में स्थित है। हैदराबाद, यह तो दोस्तों मूसी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम हैदराबाद शहर का बात करते हैं तो हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? साथ ही यह कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए याद रखिएगा शिमला। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता? दोस्तों सुंदरवन के जंगल को बोला जाता मैंग्रोव बोला जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? कब दोस्तों जारी किया गया था? तो 1952 में दोस्तों जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ ही क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? कौन है दोस्तों चीड़ के वनों से संबंध है? उत्तराखंड दोस्तों याद रखिएगा। साथी ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। कहता नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो साथी इसका जाति पूछा जाए यूकेलिप्टस आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है वन महोत्सव किससे संबंधित है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो साथी यह संबंधित है कौन ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी में पौधों का संरक्षण से संबंधित है वन महोत्सव। दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसमें जितने भी प्रश्न है इसके अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। अगला प्रश्न का था भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? साथी यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह केरल राज्य में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ दोस्तों यह स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नवाबों का शहर लखनऊ में। बेंगलुरु का अगर हम बात करते हैं तो इसे बगीचों का शहर बोला जाता है। और बेंगलुरु में दोस्तों याद रखिएगा इसरो का भी मुख्यालय है। साथ ही इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कहता गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? किसका प्रतीक दोस्तों मानते थे गांधी जी? ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी को। दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और गीतांजलि के लिए दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार दिया गया।
प्रश्न का था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब होता है तो 1923 ईस्वी में दोस्तों होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है कहता सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी, किससे दोस्तों की जाती थी इसका तुलना? तो बिस्मार्क से दोस्तों। लौह और नीति दोस्तों याद रखिएगा बिस्मार्क ने लौह और नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों प्रतिमा कहाँ है तो गुजरात में इसका प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गेरीबाल्डी का बात किया जाए तो गेरीबाल्डी पेशे से नाविक था। याद रखिए लाल कुर्ती वाली सेना का गठन गेरीबाल्डी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है देखिए प्रश्न कहता है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? किसकी चर्चा के लिए दोस्तों किया गया था लंदन में पूछा जा रहा है तो भारत का भावी प्रशासन ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932 याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी भाग लिए थे, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पता किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? किसने दोस्तों यह बात कहा था तो शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। साइमन कमीशन में दोस्तों 7 सदस्य थे, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है गांधी के समाजवाद में राज्य अपेक्षित है, राज्य अनपेक्षित है, राज्य कभी अपेक्षित है और कभी नहीं। कहता राज्य अपेक्षित और न ही अनपेक्षित है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राज्य अनपेक्षित है गांधी के समाज में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इनमें से कौन दोस्तों गया था गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका? बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। तो राजनीतिक गुरु पूछा जाए दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के टॉप इम्पोर्टेंट साथी 52 प्रश्न को डिस्कस करवाए। साथ ही आज के इस वीडियो में आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।